नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर की और उसमें हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस में जो आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट वाला कोर्स है उसका आज सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस एनालिसिस में क्या क्या बातें करेंगे, तो एक तो पूरा हम सिलेबस देखेंगे कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इस कोर्स में। ठीक है, और उसको हम क्लास वाइज डिवाइड करेंगे, यानी कि कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें मेजर टॉपिक कौन सा है और जो माइनर टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में सिलेबस देखना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी ये सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सारी चीजें हैं और इसके लिए हमारे ऐप पर आपके लिए जो है कोर्स भी अवेलेबल है। हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग सेपरेट कोर्स है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग सेपरेट कोर्स अवेलेबल होने वाला है। तो थोड़ी सी हम कोर्स की बात कर लेते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे। देखो, ये आपके हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्स है। सारी चीजें क्लासेज मिलेगी आपको, लाइव क्लासेज देखने को मिलेगी। यदि आप लाइव नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी। इनके लिए पीडीएफ में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, उनसे आप बहुत अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हो या वहां से डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है वो हम हर साल करवाते हैं। ठीक है, वो सभी बच्चों के लिए होते हैं, सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन भी साथ में देखने को मिलेगा और इसके साथ में ही हम एक आपको जो मॉक टेस्ट के रूप में, या हम कहते हैं गेस्ट जो टेस्ट पेपर होता है उसके रूप में एक पेपर अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें से अधिकतर चीजें आपके मिल जाती है। ठीक है, वो पेपर भी आपको अवेलेबल होने वाला है लास्ट सेमेस्टर के एंड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस कोर्स के लिए आप जो है ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे जाएंगे या इन नंबरों पे कांटेक्ट करेंगे और डायरेक्ट जो है इनरोल कर सकते हैं कोर्स को। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, ये भी सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज के अंडर में आते हो, सभी का सिलेबस कवर करके, सभी के सिलेबस को देखकर उसी हिसाब से जो है आपका ये कोर्स तैयार किया गया है और इसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो बच्चे आपके, यदि कोई सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है तो सुपरवाइजर के लिए भी बैच है, ये भी आप एनरोल कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारी क्लास की ओर और क्लास की सारी बातें करते हैं। देखो, सॉइल साइंस में सीधी सी हम बात कहें तो फंडामेंटल आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको कैसे मेंटेन रखें। ठीक है, उर्वरता को, क्योंकि लगातार खेती करते हैं तो उर्वरता धीरे धीरे डाउन होती रहती है, कम होती रहती है, तो उसको मेंटेन रखना है, उसको बनाए रखना है। उसके लिए क्या क्या करें, ये सारी बातें आपको इस कोर्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो बेसिक चीजें है। कोर्स कोड क्या है, इसके साथ में ही ये टाइटल है। 17 क्लास में लगभग हम इस सिलेबस को कवर कर लेंगे। आपके जो 17 क्लासेज हैं उनमें ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इस हिसाब से हम लेकर चलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। साथ में हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव वही है कि उर्वरता को बनाए रखना, पोषक तत्वों के बारे में, उर्वरकों के बारे में एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के बारे में, जो हम फर्टिलिटी का मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में जानना, ये इसका मुख्य मोटिव होता है, कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पहले क्लास की हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि पहली क्लास में क्या है, सोइल फर्टिलिटी का इंट्रोडक्शन और प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है कि सोइल फर्टिलिटी होती क्या है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या है। इन सब की चर्चाएं पहली क्लास में होती है। जैसे हर कोर्स में हम बात करते हैं सिंपल चीजें होती है पहली क्लास में, कोई इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बेसिक चीजें हैं जो आपको पहली क्लास में देखने को मिलती है। ये सारी चीजें लगभग आप पहले पढ़े हुए भी होंगे और कुछ चीजें आपको नई भी सीखने को मिलेगी। इसके बाद में आ जाते हैं हम, जो न्यूट्रिएंट है उनके रोल, उनकी डिफिशियंसी, उनकी टॉक्सिसिटी की बात करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का प्लांट में क्या रोल है, नाइट्रोजन के फंक्शन क्या क्या है, यदि डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या क्या कमी के लक्षण देखने को मिलते हैं, और यदि हम ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन दे दे तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है। ये सारी बातें हम इस जो आपका ये है सेकंड क्लास है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी बातें हो गई। इसके बाद में इसी प्रकार प्रत्येक न्यूट्रिएंट के लिए, चाहे माइक्रो हो मैक्रो हो, सभी न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट होता है वो जड़ों से होते हुए कैसे अपर पार्ट तक जाता है या जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, क्योंकि पहले तो ये मिट्टी में होते हैं, तो मिट्टी से कैसे जड़ों में आएंगे, जड़ों के द्वारा कैसे ऊपर पत्तियों तक पहुंचेंगे, ये सारी प्रोसेस हम इस लेसन में डिस्कस
करेंगे। ठीक है, इसमें सारी चीजें कौन कौन से अपटेक के जो अपटेक को प्रभावित करने वाले कारक जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, अपटेक कितने प्रकार का होता है, एक्टिव और पैसिव जो अपटेक है या आपका एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या अंतर है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपका मर्दा पीएच, कैटायन विनिमय क्षमता। जो 5वीं क्लास होती है उसमें हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी कि जो आपके फॉर्म होती है न्यूट्रिएंट्स की वो कैसे कौन सी फॉर्म होती है जो पौधों को अवेलेबल होती है, इसके साथ में ही वो फॉर्म चेंज कैसे होती है, मिनरलाइजेशन क्या है, इमोबिलाइजेशन क्या है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपका जो नाइट्रिफिकेशन है, ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस कोर्स में, इस लेसन में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है सिक्स्थ क्लास में हम बात करेंगे सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन एंड मेथड्स की। ठीक है, प्रॉपर रूप से आपको मेथड्स बताए जाएंगे कि कैसे हम सॉइल फर्टिलिटी का मूल्यांकन करेंगे, पता कैसे करेंगे कि हमारे खेत की फर्टिलिटी का स्तर क्या है। ठीक है, यानी कि हाई फर्टाइल सॉइल है या लो फर्टाइल सॉइल है या मीडियम है, किस प्रकार की सॉइल है ये पता करना। इसमें सॉइल टेस्टिंग भी की जाती है, प्लांट एनालिसिस भी होता है, टिश्यू बेस्ड एनालिसिस भी करते हैं, कई प्रकार की चीजें हैं, ये सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखो टिश्यू टेस्ट आ गया, प्लांट एनालिसिस आ गया, इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग भी आ गई, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। इसके साथ में हम ये देखते हैं कि जो न्यूट्रिएंट है उनकी क्या लेवल है जिसके नीचे उनकी डिफिशियंसी शो होगी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कौन से लेवल के बाद में पौधों के लिए अवेलेबल नहीं होगा या बहुत कम अवेलेबल होगा, उस लेवल की बात करेंगे। उससे ऊपर क्या होता है, उससे नीचे क्या होता है, ये सारे हम जो है प्रत्येक न्यूट्रिएंट के लिए, एवरी न्यूट्रिएंट के लिए हम डिस्कस करते हैं। फिर आगे मेन्योर एंड फर्टिलाइजर। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से एग्जांपल है, यूरिया क्या है, डीएपी क्या है, इन सब की बातें हम, जो खाद होती है नॉर्मल एफआईएम है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, इन सब का डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इजी टॉपिक है और बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक में आपको, क्योंकि मेन्योर और फर्टिलाइजर पहले भी आपके पढ़े हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जेट में भी हम पढ़ते हैं, बाद में भी हम पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में भी इनको पढ़ लेते हैं, तो पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसमें काफी मजा आने वाला है, सारी चीजें इजी है। फिर आता है केमिकल फर्टिलाइजर, ये इसी का पार्ट है। केमिकल फर्टिलाइजर में हम नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर, फास्फोरस वाले फर्टिलाइजर, पोटास वाले फर्टिलाइजर, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट वाले फर्टिलाइजर, इन सबको मिलाकर पढ़ते हैं, इनके सबके एग्जाम्पल देखते हैं, कौन से फर्टिलाइजर में कितना मात्रा में नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आ जाता है नैनो फर्टिलाइजर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स और कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं। आजकल क्या हो गया, फसल के हिसाब से जो है कस्टमाइजेशन करने लगे हैं, यानी कि उनको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मान लो किसी फसल को नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत है, किसी फसल को आयरन की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। एक हम जो है फर्टिलाइजर का एक समूह है, एक हम ग्रुप तैयार कर लेते हैं, उसमें सारी चीजें होती है, उस फसल के लिए जरूरी चीजें सारी अवेलेबल होती है, उसको हम कस्टमाइज फर्टिलाइजर के रूप में देखते हैं। नैनो फर्टिलाइजर आजकल की टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी के रूप में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बारीक छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आपके मेजरली जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो इनको हम एज ए न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनको नैनो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, सॉइल अमेंडमेंट और फर्टिलाइजर स्टोरेज। फिर आ जाता है कि सॉइल को में यदि कोई खराबी होती है तो उसमें सुधार कैसे करते हैं, तो मृदा सुधारक जो होते हैं उनको हम सॉइल अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं। इसके साथ में ही जब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर स्टोरेज की, कि फर्टिलाइजर को हमें यदि घर पे हम एक साथ खरीद के लेके आते हैं बाजार से, तो उसको कहाँ स्टोर कर सकते हैं, या मान लो कोई कंपनी है तो वो फर्टिलाइजर को कैसे स्टोर करे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आ जाता है मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। यदि हमें फर्टिलाइजर यूज करने हैं तो किस हिसाब से हम यूज करेंगे, कौन कौन से मेथड काम में लेंगे, क्या हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, क्या हम ड्रिलिंग करेंगे, या डीप प्लेसमेंट करेंगे, जो बेसल प्लेसमेंट होता है वो करेंगे, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि न्यूट्रिएंट का इस प्रकार से मैनेजमेंट करना कि उसमें सभी चीजें शामिल हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो। जैसे हम जो आपके एफवाईएम है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, हरी खाद है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाने वाले जो आपके फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर है उनको कम से कम यूज में लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है। फिर आ जाता
जाता है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। इसमें क्या करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी न्यूट्रिएंट को ज्यादा से ज्यादा प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब करा सके, ठीक है, यानी कि उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। ठीक है, मान लो हम नाइट्रोजन दे तो रहे हैं लेकिन पौधे को कितना अवेलेबल हो रहा है ये चीज देखने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कैसे करवाए, ये सारे मेथड हम न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी में पढ़ते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर को हमें स्प्लिट में देना चाहिए, तोड़ तोड़ कर। ठीक है, आधा पहले दे दिया, बाद में दिया, फिर बाद में दिया, इस प्रकार से 3 से 4 बार में देना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल हो सके। तो इनके लिए सबके लिए अलग अलग टेक्निक होती है, उनका हम डिस्कशन करेंगे। फिर ये आपका फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन अप्रोच आ जाती है, जिसमें मुख्य रूप से हम फर्टिलाइजर में जो यूज करते हैं वो किस हिसाब से करेंगे, कौन कौन से मेथड द्वारा कितना यूज करेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इसके बाद में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन ट्रेडिंग आ जाता है। इसमें मुख्य रूप से हम भाई जलवायु परिवर्तन के साथ में जो कार्बन की भूमिका है, किस प्रकार से CO2 गैस बढ़ रही है, ये बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर। जो मेन्योर है हमारे, उनको कैसे हम तैयार कर सकते हैं, जैसे FIM की विधियां होती है। ठीक है, इसके अलावा कंपोस्ट की अलग अलग विधियां होती है, बेंगलोर विधि होती है, इंदौर विधि होती है, ट्रेंच मेथड होते हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी मेथड है इन सब को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनको तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे, ये सारे तैयार करने वाले जो मेथड है इनको हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले अपने टॉपिक में। और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है इजी सिलेबस है, और इसी सिलेबस के हिसाब से आपको सारी क्लासेस, सारे नोट्स, सारे PDF सब चीजें अवेलेबल होगी। और इसके साथ में ही आपकी बेहतर तरीके से कंपटीशन लेवल के साथ में, सेमेस्टर लेवल के साथ में आपको क्या कराई जाएगी, तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, इस कोर्स को एनरोल करेंगे। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग कोर्स है, हिंदी मीडियम के लिए अलग कोर्स है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बाइलिंगुअली पढ़ाया जाता है, यानी कि समझाने में हम हिंदी का यूज करते हैं, लेकिन उनको नोट्स जो PDF है आपकी वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।